चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु और परमाणु। तो एटम्स, जिसको परमाणु भी कहते हैं हम, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी जो हमारे पास एटम्स हैं ये सबसे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप में सबसे छोटे होते हैं एक इकाई के रूप में। यानी जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो जो पूरा एलिमेंट है या सब्सटेंस है उसका छोटे से छोटा कण होता है मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम्स हैं, जैसे हम लोहे का कोई राड ले लें हम आयरन की, तो उसमें सभी एटम्स आयरन के होते हैं। तो एटम्स जुड़ के वो पूरी राड बनती है। लेकिन अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर में होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। तो H2O एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पानी लें, कहीं एक गिलास में पानी लें, तो वो सभी छोटे छोटे कण है उसका दो तरह के एटम मिले बन गया और H2O बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले और पानी बन गया। तो जो H2O है वो पानी का छोटा कण है, और जो आयरन हमने लिया था उसका सबसे जो बारीक से बारीक कण होता है जिससे मिलके वो बना है वो आयरन का। तो ये एटम्स मैंने बताया कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मोर देन 100 होते हैं ये। तो एटम्स हैं, उन्हीं से मिलके इस पूरी जो सृष्टि है या दुनिया है, इस मटेरियल उन्हीं से बने हुए। अब वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार के बने होते हैं? एटम सबसे छोटा होता है, फिर भी उसका क्या स्ट्रक्चर है? तो इसके लिए कई साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो उन थ्योरीज का हम अभी आगे जो है उसमें अभी उसका एनालिसिस करेंगे और उनको उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सब पहले डाल्टन ने, एक जो साइंटिस्ट था, उसने दिया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि एटम की क्या संरचना है या वो कैसे बिहेव करता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। मास को ना तो हम बना सकते ना ही इसको नष्ट कर सकते। तो ये एक रिजल्ट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज ए रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि भाई एटम को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक थ्योरी का पोस्टुलेट था या नंबर। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दूसरा है डेफिनेट प्रोपोर्शन का। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन ये होता है कि जैसे हमने एटम्स ले लिया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये एटम्स ले लिए हमने। अब इन एटम्स को हमने रिएक्ट कराया तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो इसमें यह बताया गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल जब भी बनेगा, कहीं का भी पानी हो, चाहे समुद्र का ले लो, चाहे आप घर का पानी पीने कुएं का ले लो या ट्यूबवेल का ले लो या तालाबों का ले लो, उसका जो एक कण है वो H2O से ही बना है। उसका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हर जगह बराबर रहेगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। पानी का एक ही प्रोपोर्शन होता है। हाइड्रोजन जैसे H2O है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो H2 आ गया तो 2 हाइड्रोजन होगी तो मास 2 हो गया। O का एक ऑक्सीजन, उसका जो मास होता है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक 16 होता है। तो अगर उसका हम रेशियो निकाले 2:16 तो 1:8। तो पानी का रेशियो हमेशा 1:8 आएगा, चाहे वो किसी का भी पानी। द पोस्टुलेट विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज दैट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंसिस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अगर कोई दिया हुआ सब्सटेंस है, कंपाउंड है, पदार्थ है, उसके अंदर जिस प्रकार के एटम्स हैं उनका नंबर उतना ही रहेगा हर कण के अंदर। जैसे हमने NaCl ले लिया, कॉमन साल्ट, साधारण नमक अपना जो होता है, उस नमक के अंदर NaCl होता है, एक सोडियम का एक क्लोरीन का। तो Na और Cl। अब वो नमक आप कहीं से भी ले लीजिएगा, आपका हमेशा
NaCl ही रहेगा, NaCl से अलग नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा कभी। एटॉमिक मास यूनिट AMU, देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जो एटम होता है ना उसका भी कोई ना कोई मास होता है, यानी वजन होता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है, माइक्रो पार्टिकल होता है, वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप भी बहुत बड़ी, तो बहुत ही छोटा होता है। अब इसका वजन मापने के लिए हमने एक अलग यूनिट बनाई, एटॉमिक मास यूनिट AMU। जैसे हम यहाँ पे ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, तो ये तो बहुत छोटा होता है, तो ये ग्राम किलोग्राम में या मिलीग्राम में तो आ नहीं सकता, ये बहुत छोटा होता है, तो अलग यूनिट है। एन एटॉमिक मास यूनिट इज ए यूनिट ऑफ मास, तो एटॉमिक मास यूनिट मास की एक यूनिट है, इकाई है जिसमें हम मास को मापते हैं। यूज टू एक्सप्रेस वेट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसको एक्सप्रेस करता है। वेयर वन एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, और एक AMU होता है कार्बन 12 का, एक कार्बन 12 जो है एलिमेंट ही है, इसका 1/12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन, यानी एक कार्बन का जिस का मास होता है कार्बन एटम का, उसका 1/12वां हिस्सा वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या इसको हाइड्रोजन का 1 पार्ट भी कह सकते हैं, कि हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उसके बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है, तो हमने जो एक AMU है वो 12 का 12वां हिस्सा हो जाएगा, यानी 1/12। वाई आर नॉट एटम्स विजिबल टू ए नेक्ड आई, हम आंखों से, अपनी नंगी आंखों से एटम्स को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? एटम्स आर वेरी वेरी मिनट मीजरिंग इन नैनोमीटर्स, तो एटम्स बहुत ही मिनट पार्टिकल्स होते हैं। मैं इसमें लिख भी देता हूं, पार्टिकल नहीं लिखा हुआ, मिनट पार्टिकल्स मीजरिंग इन नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में मापे जाते हैं। सेकेंडली, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरा ये है कि नोबल गैस को छोड़ दें हम, तो नोबल गैस के बारे में जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जब पता चलेगा, तो इसके जो एटम्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलते। अगर हम यूं कह दें लोहे का एक एटम निकाल लो, नहीं निकलेगा, इंडिपेंडेंट एक एटम नहीं होगा, पूरा लोहे का कोई एक मास निकलेगा, चाहे वो 1 ग्राम का है, आधे ग्राम का है, 1 मिलीग्राम का है, ऐसा निकलेगा, एक एटम नहीं निकल पाएगा, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर दिस बेसिक रीजन वी कांट सी एन एटम विद आवर नेक्ड आई, इसलिए हम नंगी आंखों से एटम को नहीं देख सकते। लोहे की चद्दर को तो देख सकते हैं, लेकिन वो जिन एटम से छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है उस कण को हम नहीं देख सकते। तो मिनट पार्टिकल का मतलब, अब ये एक पार्ट आया था इसमें नैनोमीटर्स, मीजरिंग इन नैनोमीटर्स। अब नैनोमीटर क्या होता है? देखो, 1 मीटर होता है, उसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं, और 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर्स होते हैं। तो अगर मीटर का हिस्सा लगाएं तो 1 मीटर में 1030, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गई। या हम अगर इसकी ग्राम में माप, हाँ वो माप रहे हैं उसका साइज, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, यानी 6 जीरो होगी, 3 इसकी, और 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर, यानी 1 के बाद 9 जीरोस हम लगाएं तो वो हिस्सा बनेगा 1 मीटर का, यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁹, यानी अब 10⁹ हम करेंगे तो 7 में, यानी 100 करोड़वा हिस्सा कह सकते हैं। 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा वो 1 नैनोमीटर होता है। तो इतने छोटे होते हैं, उनको देखना इजी नहीं है। राइट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग, अब नीचे लिखे कुछ चीजें हैं, इनका फॉर्मूला आपने लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका फार्मूला होता है CO2। अब इसके लिए क्या है कि इसके अंदर हमने एक उसका जो एलिमेंट्स है ना, एटम्स, और उसकी वैलेंसी, ये 2 चीजों का पता होना चाहिए, एटम्स एंड वैलेंसी। अब उसके लिए मैं इसमें एक और चैप्टर एक डालता हूं, इसके साथ ही डालूंगा, उसको आपने देखना है। उसकी में समझाया गया है कि आपको ये जो सिंबल्स हैं, और उसके जैसे हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, इस प्रकार के सिंबल्स हैं, या फिर उसको हम कंपाउंड कैसे बनाएं उस सिंबल से,
तो वो बनाने का तरीका भी बताया गया है। तो ये फार्मूला लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, C भी बड़ा O भी बड़ा और नीचे 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये इसके फार्मूले हैं। अब मैं वो जो एक पार्ट और आपको दूंगा आज ही, तो उस पार्ट को पढ़ना है आपने, उससे आपको पता चलेगा कि एटम्स या सिंबल्स क्या होते हैं और उनसे हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं। इससे थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। राइट द व्हाट डज केमिकल फॉर्मूला मीन, केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है। अब जो एक कंपाउंड होता है ना, वो कैसे बनता है, उसका एक फार्मूला होता है, उसका मीनिंग क्या है। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स केमिकल फॉर्मूला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड, या तो हिंदी में लिखिए सोडियम क्लोराइड, ना मतलब लैंग्वेज में लिखे इंग्लिश में सोडियम क्लोराइड, या फिर हम इसका सिंबल लिखें तो सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी हम सांकेतिक उसका रिप्रेजेंट करें, उसको लिखें सांकेतिक रूप से, संकेतों में लिखें, तो वो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2S मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ एटम क्या आ गया, इसमें 2 तो H है, H2 आ गया तो दो तो H एटम है, एक O है, तो टोटल 3 एटम्स हो गए। H2S में भी 2 H है, एक S है सल्फर, 3 एटम्स इसमें हो गए। तो ये आपने करके नेक्स्ट है